चलिए, यहाँ पर आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे आज के ख़ास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं सीनियर पार्टनर अल्फ़ा कैपिटल मुकेश जिंदल, और साथ ही मेरे साथ जुड़ गए हैं अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और मेरे साथ पहले दर्शक भी जुड़ गए हैं, अरुण कुमार। अरुण नमस्कार, कोयम्बतूर से बोल रहे हैं आप, कैसे हैं? जी नमस्कार जी, बढ़िया है। धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा। और जैसे कि मैं देख सकती हूँ 30,000 का निवेश आपको करना है, और फंड्स कौन से आपको लेने चाहिए इसकी जानकारी आपको चाहिए। आपके पास ऑलरेडी शायद कोई एक फंड है, कौन सा फंड है? मेरे पास HDFC का फोकस फंड है मैम, फोकस 30। और कैसे सोचा आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में? नहीं मैम, मैं ये तीनों देखते रहता हूँ मैम, यानी कि मार्केटिंग को, शेयर मार्केट के तरह उसको थोड़ा देखते रहता हूँ, लेकिन मार्केट में क्या है, मेरे को इतना वो नहीं मैम, आइडिया नहीं है। ओके। तो उसमें ऑलरेडी नुकसान हो चुका है मेरा, तो मैं सोचा तो SIP के थ्रू हमारा बेस्ट रहेगा करके, तो इसमें इसलिए SIP करने के आइडिया मैम। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपको 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए निवेश करना है। तो 5 साल, 8 साल, 10 साल में ऐसी कौन सी राशि है जो आपको इकट्ठा करनी है इस निवेश के जरिए? इसमें मेरा सवाल यही था, मेरे को इससे मतलब 5 साल कितना करना है, या 8 साल, 5 साल, 10 साल, ये कितने साल मेरे को मतलब नहीं मैम। आप जैसे वो बोलोगे, मेरे को मतलब प्रॉफिट से मतलब है। नहीं, तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि आपकी निवेश अवधि जो है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, उसके मुताबिक आपको रणनीति बताई जाएगी। ठीक है, 5 साल थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक हो जाता है, 8 और 10 हम फिर भी लंबी अवधि का नजरिया जो है वो मान सकते हैं, जहाँ पे आपका थोड़ा सा जो रिस्क है शायद आप उठा सकें ज़्यादा। लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक में आप ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते, तो हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको उसी तरह से सलाह देंगे। तो आपको दरअसल इन पैसों की ज़रूरत कब है, ये मुझे बताइए। मैम मेरे पास 2 लड़की है मैम, मैं लड़की के लिए मैं अभी से प्रॉफिट करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो बेटी की उम्र क्या है? बेटी की पढ़ाई के लिए आपको खर्च इकट्ठा करना है, तो कब तक आपको लगता है कि इन पैसों की जरूरत आपको पड़ेगी? उनको फ्यूचर्स के लिए अभी तो बेटी का 10 साल उम्र हो रहा है, वो एक उम्र 10 हो रही है, एक छोटी है, बिल्कुल छोटी है। 10 साल की है ना, तो फिर आप उसकी उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं मतलब? हाँ वही है मैम, उनका फ्यूचर के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उनका लाइफ के लिए। तो आपको तुरंत 5 साल में पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं मैम, तुरंत 5 साल में नहीं पड़ेगी, तो 8 से 10 साल का समय हम पकड़ कर चलते हैं। ठीक है। और चलिए, 30,000 के ही निवेश से आप शुरुआत करें, और उसके बाद आपको थोड़ा सा ये भी तय करना होगा कि कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा सा आपको अपने लक्ष्यों को बांधना होगा, जिसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अमोल, मेरे ख्याल से आपके पास है अरुण कुमार का सवाल। अमोल, बारीकी में जाते हैं, और पहले तो इनको लक्ष्य तय करने का जो तरीका होता है वो मैं चाहती हूँ कि आप उनको बताएं। जरूर अरुण कुमार जी, जैसा कि कविता ने भी आपको अभी समझाया है, आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अगर जैसा कि आपने कहा आपकी पहली बेटी, बड़ी बेटी की उम्र आज 10 साल है, तो शायद 18 या 19 के एज में वो आपकी बेटी ग्रेजुएशन के लिए जाएगी, एंड अनदर 3 to 4 इयर्स के बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी एक तरह की धनराशि उपयोग में लानी पड़ेगी। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपका फाइनेंशियल गोल माना जा सकता है। और उस फाइनेंशियल गोल के लिए या आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इस तरह की एक राशि आप मन में लेके चले। अब ये राशि मन में लेके एक रैंडम राउंड फिगर पकड़ना, ज्यादातर लोग समझते हैं कि 20 लाख में लेके चलता हूं, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही रणनीति नहीं है। सही रणनीति आपके लिए ये रहेगी कि आपकी बेटी की रुचि, जाहिर सी बात है 10 साल की स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि उनकी रुचि किस में होगी, लेकिन आपको एक आइडिया डेवलप करना पड़ेगा कि कौन सा वो कोर्स करने जा रही है, और उस कोर्स को आज की तारीख में कितना रुपया एक्सपेंस लगता है, और इन्फ्लेशन की राशि जोड़ के मुझे एक फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा। तो इस प्रकार से कविता ने आपको एक और भी बताया था कि आप एक शायद प्रोफेशनल की सलाह ले सकते हैं, अगर आपके सारे प्रश्नों का समाधान यहाँ पे अगर इस फोन कॉल में नहीं आपको मिलता है। तो आते हैं आपके सवालों की तरफ। आपने ज्यादातर 2 सवाल पूछे थे, 5, 8 और 10 साल में। 8 और 10 साल की तरफ हम फोकस करते हैं। 30,000 रुपए का SIP अगर आप चलाते हैं, मार्केट से आपको 12% का CAGR अगर
मिलता है तो 8 साल के बाद आपके पास 47 लाख रुपीस की राशि जमा हो जाएगी। और वही एसआईपी अगर आप 10 साल चलाते हैं तो आपके पास लगभग 67 लाख रुपीस का कॉर्पस जमा हो सकता है। आपके पास एग्जिस्टिंग एचडीएफसी फोकस 30 फंड है। ये जो नए 30,000 रुपए में आपको 10-10 हजार की राशि जो निवेश करनी है, मेरे हिसाब से आपकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म और स्पेशली लॉन्ग टर्म जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आप 10,000 रुपए के लिए ये जो मैं आगे बताऊंगा 3 स्कीम, उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, उन स्कीम्स का चयन कर सकते हैं। पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये एक मल्टी एसेट फंड है, इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। दूसरा है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसके चलते आप लार्ज कैप और मिड कैप कैपिटलाइजेशन जो होता है स्टॉक्स का, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एक्सपोजर आपको मिलेगा। और आपका बची हुई 10,000 रुपए की राशि 30,000 में से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। 2 सलाह मैं हमेशा देता हूं, जैसी आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी वैसे आप एनुअल एसआईपी टॉपअप की तरफ भी देख सकते हैं। और दूसरा, एनुअल साल में एक बार आप अपने स्कीम्स का या पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करें। कुमार, और कोई सवाल पूछना है आपको? फंड्स के नाम भी बता दिए हैं, कहाँ कहाँ आपको अपना खुद का होमवर्क करना है इसकी भी जानकारी दे दी है। अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, जल्दी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। सतीश कुमार जी का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। सतीश जी नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार जी, ठीक है जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। ओके सर, आपको 15 लाख आपने निवेश किया हुआ है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और 50 लाख आपका एफडी में है। आपने एसआईपी की भी शुरुआत कर रखी 2021 से 20,000 रुपए हर महीना। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट आपके पास है। और ये जो आप एफडी की बात कर रहे हैं सर, ये कब मैच्योर होने वाली है? ये 2024 अभी 2024 फरवरी में ही मैच्योर हो जाएगी। चलिए, 5 से 6 साल तक आपको वो पैसे लगाने हैं और आप रिस्क भी ले सकते हैं। 5 से 6 साल की अवधि में आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे सर, तो इसीलिए आपको एग्रेसिव रणनीति तो नहीं ही सुझाई जाएगी। बहरहाल ये जो आपका निवेश है तो आपका हर महीने का खर्चा तो इसमें से नहीं निकलने वाला है ना, कि निकलने वाला है? नहीं, वो पेंशन से हो जाएगा। वो पेंशन से हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 5 से 6 साल के समय को आप 8-10 साल भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शायद थोड़ा सा आप रिस्क ले पाए। मुकेश जी बताइए। थैंक यू कविता। सबसे पहले मैं सतीश जी को बोलना चाहूंगा, ये उनका बहुत बढ़िया स्टेप है। आज के दिन अगर हम देखें, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, उनका पैसा फिक्स डिपॉजिट में होता है एंड नॉर्मली वो 7-7.5 पे बढ़ रहा होता है और इतना ही इन्फ्लेशन होता है, तो वो रिटर्न बढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो इन्वेस्टर कई बार सोचता है मैं थोड़ा रिस्क ले लूं, थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ा लूं और रिटर्न बढ़ा लूं, और वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखता है। अब क्योंकि सतीश जी सीनियर सिटीजन है और पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम होराइजन 2 ये लंबा बोल रहे हैं, बट सिंस इनकी पहली इन्वेस्टमेंट है तो मैं इनको रिकमेंड करना चाहूंगा बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी। बैलेंस एडवांटेज एक हाइब्रिड कैटेगरी है। इसमें मिक्स ऑफ इक्विटी जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और डेट जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, उसका मिक्स होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये 50-50% इक्विटी और डेट में डालते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि फंड मैनेजर जो है वो इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन है वो चेंज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट। मार्केट अगर महंगा हो जाता है तो वो इक्विटी में एलोकेशन गिरा देता है और सस्ता हो रहा है तो खरीद लेता है। तो इससे रिस्क बहुत बढ़िया मैनेज हो जाता है। तो रिलेटिवली इसमें कम रिस्क होता है। इसमें आप 10-11% की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं और ये लगभग 4-5 साल में बढ़िया रिटर्न देगा। इसमें आप 3 बैलेंस एडवांटेज फंड्स आप देख सकते हैं। एक आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज देख सकते हैं, एक एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज देख सकते हैं, एक एडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज दे सकते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप इसमें 50 लाख लमसम ना डाल दें, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट महंगा भी है। इसमें आप अगले 10 महीने में ग्रेजुअली डिप्लॉय करें सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू। आप इन्हीं म्यूचुअल फंड के डेट में डालेंगे और इन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दीजिए। तो आपका 50 लाख है तो 5-5 लाख अगले 10 महीने में डिप्लॉय होगा। इससे मार्केट टाइमिंग रिस्क कम हो जाएगी और मार्केट अगर शॉर्ट टर्म में गिरता भी है तो उससे आपको फायदा होगा। तो ये एक चीज आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है, आपने ऑलरेडी एसआईपी इक्विटी फंड्स में की हुई है। आपके पास 4 फंड चल रहे हैं, चारों में से 3 बहुत बेहतरीन फंड है।
एक फंड है आपके पास, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस के सारे फंड स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने काफी अभी फंड मैनेजमेंट टीम भी चेंज की है, तो इसमें आप एसआईपी स्टॉप करके नई एसआईपी या फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड में कर सकते हैं, जिसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और फंड मैनेजमेंट टीम भी बढ़िया है। तो आप ये करें, होपफुली आपका रिटर्न बढ़ेगा और आपकी वेल्थ क्रिएशन भी होगी। ये काफ़ी विस्तार से सतीश जी यहाँ पर मुकेश ने आपको सलाह दे दी है। कोई सवाल आपको पूछना है? सारा का सारा उसी में बैलेंस एडवांस में लगाना है या कुछ डिवर्सिफाई करना है कुछ? आपको एलोकेशन दिया हुआ है, मेरे ख्याल से वो स्क्रीन पे फ्लैश भी हुआ है, आप हमारे यूट्यूब पे जाके सलाह दे सकते हैं। 34, 34, 34, 33 और 33% के हिसाब से जो है इन 3 फंड्स में आपको अब बांटकर पैसे डालने हैं और 10-10 महीने की एसटीपी आपको करनी होगी। उस तरह से विभाजित करके इन फंड्स में आप इन पैसों को डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और गुरुशरण भारती मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। चलिए, मेरे ख्याल से हम वापस से इनको कॉल करने की कोशिश करेंगे। अमोल, इनका सवाल हालांकि हमारे पास है। होम लोन को इंश्योरेंस कवर इसके लिए क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इन्होंने होम लोन लिया हुआ है और 85,000 की पॉलिसी जो है वो लगा दी गई है, जो इनको नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो होम लोन पर इंश्योरेंस पॉलिसी जो मिलती है, जो कवर किया जाता है, वो क्या है मसला, ये समझना चाहते हैं। और उसके बाद अगर ये नहीं चाहते हैं उसको, तो कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अप्रोच किया जाए? अमोल। कविता, जैसे कि हम जानते हैं बैंक या कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे क्रॉस सेल आपको एक से ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं, आपको बेचे जाते हैं। तो इंश्योरेंस खास करके होम लोन भारती के जो है वो साथ फोन में लाइन पे जुड़ गए हैं। गुरुशरण भारती मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमोल, उनसे बात भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या जब वो ये लोन ले रहे थे तो क्या उनको जानकारी थी। भारती साहब, ये बताएं, जब आप ये लोन ले रहे थे तो आपको जबरदस्ती ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई थी? मैडम, क्या था कि मेरे को तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ही नहीं था। हाँ। इन्होंने मेरे को 85,000 के, एक तो मेरा ऑलरेडी एसबीआई में था। हाँ। तो बैंक ऑफ इंडिया का जब लिया तो इन्होंने 85,000 रुपए का तो एक इंश्योरेंस दे दिया और फिर जनरल इंश्योरेंस कर दिया 20,000 का। ओहो। 1 लाख रुपए तो मेरे को फोकट में लग रहे हैं ना 20 साल के लिए। बिल्कुल, जब आप ले रहे थे तो आपने दस्तावेज देखे, दस्तावेजों में आपने सवाल नहीं उठाया कि ये क्या चिपका दिया है मुझे? मैंने आज कॉल करा था उनको, कस्टमर केयर में। हाँ। तो मैंने आज उनको बोला, मैंने कहा ये आरबीआई की गाइडलाइन में है ही नहीं कि आप इंश्योरेंस होम लोन के साथ देंगे। अच्छा, तो ये कितना दिन हुआ है लिए हुए? 6 महीने हो गए मैडम। एक्चुअल में क्या, मैं थोड़ा बीमार हो गया था तो मैं देख भी नहीं पाया। और मैं देखा कि यार ईएमआई इतनी ज्यादा क्यों आ रही है। जब पता चला तो उसमें 85,000 का एक इंश्योरेंस है और 20,000 का एक इंश्योरेंस। चलिए, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है वैसे इसके अलावा? मेरे पास नॉर्मल है ना मैम। चलिए अमोल, एसबीआई लाइफ का है ना मेरे पास। ओके अमोल, तो जैसा कि हम कह रहे थे कि अमूमन बैंक्स जो हैं इस तरह की हरकत करती हैं और जैसे कि मिस हो गया गुरुशरण जी से, वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे चूक हो जाती है। और कई बार ये चूक इसीलिए भी होती है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। जानकारी के अभाव में जो है इस तरह से गलत प्रोडक्ट्स चिपका दिया जाता है, ख़ासतौर से जब आप होम लोन जैसी बहुत महत्वपूर्ण लोन को लेने के लिए बैंक के पास जाएँ। तो अब 6 महीने तो हो चुके हैं अमोल, क्या विकल्प है इनके पास? कविता, अगर सीरियली उनके सवाल का 1 बाय 1 अगर जवाब दिया जाए, सबसे पहली बात, आपको होम लोन के साथ में आपने बोला गुरुशरण जी आपको 2 पॉलिसी दी गई है, तो जाहिर सी बात है उसमें से पहली लाइफ इंश्योरेंस है और दूसरा आपने जिसका जिक्र भी किया था कि दूसरा जनरल इंश्योरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी तरह का इंश्योरेंस प्रॉपर्टी के साथ कंपलसरी नहीं है। ये गुरुशरण जी और सुनने वाले सभी लोग ये अच्छी तरह से ध्यान में रखें, सबसे पहली बात। और प्रीमियम भी, जैसा कि हमारे व्यूअर अभी बता रहे हैं, प्रीमियम भी उसका काफी ज्यादा होता है। इंश्योरेंस जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि कविता आपने उनको सवाल पूछा आपके पास क्या टर्म प्लान है क्या, तो टर्म प्लान आप किस लिए लेते हैं? आप अपने लाइफ की एक जो रिस्क होती है, आप अगर अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली के, अगर आपके कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो फैमिली को आपका टर्म इंश्योरेंस जो है, आपकी जो इनकम आप लाते हैं वो टर्म इंश्योरेंस से एक तरह से उसकी भरपाई होती है। सिमिलरली अगर कोई नेचुरल कलाम, अगर कोई घर के साथ कोई जैसे फायर की एक रिस्क होती है, ऐसी कोई दूसरी रिस्क के साथ अगर आपके साथ घर या फ्लैट जो है आपका, उसमें अगर कोई नुकसान होता है तो आपको होम इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस है वो आप एक जरूर ले सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो लेना आपके हित में है।
जैसे आपने खुद के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया है, प्रॉपर्टी के लिए आप जनरल इंश्योरेंस ले सकते हैं, और जैसा कि आपने बताया 1 लाख रुपए के प्रीमियम में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम केवल 20,000 रुपए, और काफी कम भी प्रीमियम है। और तीसरा पॉइंट है, पॉलिसी लेने के बाद क्या मैं कैंसिल कर सकता हूं। जैसा कि आपने अधिक जानकारी दी है हमको, 6 अगर महीना आपका हुआ है तो आप ये कैंसिल फ्री लुक के अंतर्गत नहीं कर सकते। अगर पॉलिसी आपने लेके 15 दिन या 30 दिन हुए हैं, अगर डिजिटल मोड से आपने ली है या फिजिकल मोड से ली है, तो 15 दिन और 30 दिन का एक फ्री लुक पीरियड होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर नहीं, फ्री लुक पीरियड तो आपका चला गया, आप इसको एक बैंक की, हर बैंक की एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, एक सिस्टम होती है, और उसके बाद अगर आपको वहां से न्याय नहीं मिलता तो आप एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन की तरफ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप मैं आपको एक जरूर बताऊंगा, आप लिखित में अपनी होम लोन की ब्रांच को ये जानकारी दे कि ये पॉलिसी मेरी पूरी जानकारी के बिना ली गई है, और एक करस्पॉन्डेंस करके और एक आरबीआई की गाइडलाइन का दाखला देके आप आगे चले, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका प्रीमियम रिवर्स हो जाए। लेकिन आगे से कविता, जैसे कि आपने कहा, कोई भी दस्तावेज अगर आप साइन करते हैं, एक बार साइन करने के बाद 99% वो आपके साथ प्रोडक्ट रहेगा, अगर आपका अनचाहा प्रोडक्ट भी अगर है तो, अनलेस यू कैंसिल इट विद इन द फ्री लुक पीरियड। तो कोई किसी भी दस्तावेज पे साइन करते हैं तो जानकारी लेके, समझ के, उसमें पूरा टाइम लगा के ही उसमें दस्तखत करें, अन्यथा किसी प्रोफेशनल सलाहकार की जान ले या अपने खुद पढ़ के ही अपना निर्णय ले। राइट गुरुचरण जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और जल्द से जल्द आप इस पूरी औपचारिकता को पूरा करें, और आपके साथ साथ आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो इस तरह की गलती, अगर आप उनको बचा सके करने से, तो ज़रूर बचाइएगा। चलिए, इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार है, बने रहें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और अमोल और मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं जो दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ अगले दर्शक राजेश राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे ये पूछना है कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है 42,000। ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है या खराब? इसके अलावा और भी फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में कि केवल यही एक सेक्टोरल फंड है? नहीं मैम, फंड तो कई है, लेकिन अभी फिलहाल मतलब टाटा मिड कैप है, टाटा स्मॉल कैप, वो एचडीएफसी स्मॉल कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है, कई है। फिलहाल मुझे इसी के बारे में पूछना है। इसमें आप कितने साल तक और निवेशित रहने की मंशा रखते हैं? कम से कम 5 साल तक। कम से कम 5 साल तक, ओके। मुकेश, सेक्टोरल फंड है टाटा डिजिटल इंडिया, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक पैच ऐसा होता है जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन बाकी जिस तरह के इकोनॉमिक और ग्लोबल ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है फंड में भी। लेकिन अब बताएं, किसी ने अगर पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर रखा है तो क्या करे? फिलहाल समय तो बांध रखा है इन्होंने अपना, जो कि लंबा ही दिखाई दे रहा है, बट उसके बावजूद भी अंडर परफॉर्मेंस से परेशान है, तो क्या निकले? थैंक यू कविता जी। इनफैक्ट राजेश ने बताया कि ये सेक्टर फंड्स के बारे में, इनफैक्ट सेक्टर फंड्स काफी न्यूज में हैं, स्पेशली आईटी वाले, क्योंकि काफी टाइम से वो करेक्ट हो रहे थे, और अभी करेक्ट हो गए हैं, तो लोगों को लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। मैं थोड़ा सा टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में बताता हूं। जैसे आपने बोला एक सेक्टर फंड है, आईटी में डालता है, ये ज्यादातर पैसा इंडियन आईटी कंपनीज में डाल रहा है, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस। कुछ पैसा ये यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी डालता है, जैसे मेटा है, सैप है, और कुछ पैसा ये न्यू जनरेशन टेक कंपनीज में भी डाल रहा होता है, जैसे कि जोमेटो है, इन्फो एज है। तो इसका पोर्टफोलियो बहुत वैसे बढ़िया है, डाइवर्सिफाइड है। अच्छी बात यह है कि इस समय क्योंकि आईटी सेक्टर काफी टाइम से चला नहीं है, तो इसकी वैल्यूएशन अच्छी है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर बेटर करेगा। अगले 6 महीने 1 साल में इसमें बिल्डअप करना चाहिए, और 1-2 साल बाद इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो वैसे देखें तो ये फंड अच्छा है, और इनमें टाटा डिजिटल इंडिया का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, पोर्टफोलियो मैनेजर भी अच्छा है। बस इसमें एक चीज जो राजेश जी को ध्यान रखनी होती है कि सेक्टर फंड्स में ज्यादातर रिस्क हाई होता है, ये गिरते भी ज्यादा और चढ़ते भी ज्यादा है। तो जब ये चढ़ जाता है तो उस समय निकलना भी इनमें जरूरी होता है। तो 5 साल का इनका टाइम होराइजन है, अच्छा है, बट अगर रैली काफी ज्यादा आ जाती है, रिटर्न ज्यादा आ जाता है, तो ये प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिए, अदरवाइज ये बढ़िया फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए।
और राइट, चलिए उम्मीद करते हैं राजेश राय जी कि आपको सलाह मिल गई हो। अरविंद मेरे साथ अगले दर्शक फ़ोन लाइन पर हैं, महाराष्ट्र के गोंदिया से ये सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, नमस्कार जी। आपने एक ब्लू चिप फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप अपने रखे हैं पोर्टफोलियो में। आप 10% से स्टेप अप भी करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। फिलहाल 5000 की SIP कर रहे हैं। और सर 15 से 17 साल में 1.5 करोड़ का आपको कॉर्पस चाहिए इस निवेश से। कब से कर रहे हैं सर निवेश? मैडम अभी 1 मंथ हो गया। 1 महीना हुआ है, ठीक है। तो चलिए 1 महीना ही सही, लेकिन आपने अपना सवाल हमें भेजा, बताते हैं आपको कि अगर किसी फंड से निकलना हो तो अभी मौका है या नहीं। मोल, मेरे ख्याल से आपके पास है ये सवाल, बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं अरविंद जी का इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। 15 से 17 साल में आपको अरविंद जी 1.5 करोड़ रुपीस की राशि जमा करनी है। तो आप शुरू कर रहे हैं बिल्कुल आज 1 महीना पहले से 5000 रुपीज के SIP से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका ये पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो है। अगर मैं 12% CAGR की उम्मीद रखता हूं तो 5000 रुपए का SIP ओवर अ पीरियड ऑफ 17 ईयर्स आप 31 लाख रुपीस जमा कर सकते हैं, ये विदाउट टॉपअप। लेकिन मुझे ये पढ़ के बहुत खुशी हुई है कि आप एनुअल 10% स्टेप अप या टॉपअप SIP जिसे हम कहते हैं, वो भी आप शुरू करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा आप करते हैं 10% हर साल अगर आप अपनी SIP की राशि बढ़ाते हैं तो आपका ये 31 लाख रुपीस का जो पोर्टफोलियो विदाउट टॉपअप होता है वो विथ टॉपअप लगभग 58 लाख रुपीस तक पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए लगभग दुगनी राशि आप 17 साल में जमा कर सकते हैं, केवल 10% SIP हर साल बढ़ा के। दिस इज द गुड न्यूज। लेकिन नॉट सो गुड न्यूज ये है कि आपको राशि चाहिए 1.5 करोड़ रुपए की और लगभग 58-60 लाख रुपए ही आपका जमा हो पा रहा है। तो 2 ही चीजें आप कर सकते हैं। आपकी उम्र की तरफ ध्यान देके 43 ईयर्स और 17 साल का आपके पास अवधि है, तो मेरे ख्याल से आप ये रिटायरमेंट की राशि के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। तो रिटायरमेंट की राशि आप कम तो नहीं कर सकते, 1.5 करोड़ रुपए जो अगर चाहिए, शायद आपने किसी कैलकुलेशन करके ही अमाउंट निर्धारित की होगी, तो आप 60 लाख या 58 लाख में अपना काम नहीं चला सकते। तो आपके पास एक ही तरीका बचता है, आपको शायद SIP बढ़ाना पड़े और 5000 रुपए से आपको 13,000 रुपीज तक आपका ये SIP बढ़ाना पड़ेगा और फिर 10% एनुअल टॉपअप भी आपको चलाना पड़ेगा। तभी जाके आप 1.5 करोड़ रुपीज का अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं स्कीम्स की तरफ। आपके पास ब्लू चिप यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे आपके पास फंड्स हैं और आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड भी है पारंपरिक, जिससे आपको ओवरसीज एक्सपोजर, ओवरसीज डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर भी आपको मिलता है। सिर्फ एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा, आपने इसमें लगभग 40% मतलब 5000 रुपए में 2000 रुपए आपका स्मॉल कैप का है। आप जो भी अभी चलने दें, बिकॉज 17 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी भी आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये स्मॉल कैप का रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो आपके SIP टॉपअप की राशि होगी वो आप उसको मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में टॉपअप करते रहे। आपने 1 महीने से ही शुरू किया है तो अभी स्कीम चेंज करने की कोई सलाह नहीं दूंगा। आप एनुअल रिव्यू जो अपना करेंगे पोर्टफोलियो का, उसमें आप पीयर ग्रुप परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम और इसी स्कीम का बेंचमार्क रिटर्न क्या होता है, ये 2 निर्धारित लक्ष्य देख के आप इस स्कीम को कंपेयर कर सकते हैं और उस पोर्टफोलियो रिव्यू के दरमियान आप अगर चाहे तो रीबैलेंसिंग, रीएडजस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप कंटिन्यू कीजिए, 13,000 रुपए का आपको SIP लगेगा और 10% पर एनम का आपको टॉपअप भी रखना पड़ेगा 1.5 करोड़ की राशि पहुंचने के लिए। चलिए अरविंद जी, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। और इसी के साथ अमोल आपका और मुकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए तो फिलहाल सवाल जवाब का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश मॉनसून अपडेट और आने वाली तिमाहियों में किस तरह से महंगाई पर असर पड़ सकता है ताज़ा मॉनसून की चाल के चलते, इस सब पर बारीकी से बात करेंगे। दमदार पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।